नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उमंग अकेडमी A to Z में। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में अभ्यास प्रश्न की। और अभ्यास प्रश्न जो होगा वो वर्ण विचार से संबंधित होगा। अब वर्ण विचार में हम देख चुके हैं स्वर, व्यंजन, महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो इन्हीं से रिलेटेड अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, संस्कृत में, हिंदी में, उनसे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में प्रश्न इंक्लूड किए हुए हैं। और ये अभ्यास प्रश्न आपको 20 क्वेश्चन का मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे प्रश्न हल करें और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, और ये भी बताएं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न पहला देखें, स्पर्श वर्ण संति। स्पर्श वर्ण है कितने? 9, 13, 25 और 33। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 है, क्या है? स्वर है। 13 भी स्वरों की संख्या मानी जाती है। अब 25 ही है जो स्पर्श वर्णों की संख्या है। कैसे? आपने जब व्यंजन पढ़ा था मेरी पिछली वीडियो में, तो उसमें देखा होगा कि इस व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? स्पर्श वर्ण और अंतस्थ वर्ण और सूक्ष्म वर्ण और अयोगवाह वर्ण। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो स्पर्श व्यंजन थे उसको 5 वर्गों में विभक्त किया गया था। कौन कौन? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण थे। ठीक है, तो कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए। ठीक है, तो यही क्या है? स्पर्श वर्णों की संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, स्वरा कति। स्वर कितने हैं? 13 हैं कि 9 हैं कि 11 हैं कि सभी हैं? ठीक है, तो 13 तो है स्वर, ये तो हम मान लेंगे। 9 भी होते हैं स्वर, 11 तो होती नहीं है। ठीक है, 13 या फिर 9। जब भी ऑप्शन में 13 और 9 दोनों दिया हो तो आपको 9 ही उत्तर टिक करके आना है। क्यों? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना में आपको दिया हुआ है अचः स्वरम स्पष्ट कि जब भी 13 ऑप्शन में आए तो आपको हमेशा क्या? 9 ही टिक करना है अगर 9 13 है। अगर 9 नहीं है ऑप्शन में तब आपको 13 टिक कर देना है बेशक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 12 नंबर उत्तर सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ तीसरा प्रश्न देखें, लघुत्तम ध्वनि कथ्यते। लघुत्तम ध्वनि कथ्यते। लघुत्तम ध्वनि किसको कहते हैं? लघुत्तम मतलब सबसे छोटी ध्वनि किसको कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है, वर्णों को कहा जाता है कि शब्दों को कहा जाता है कि वाक्य को कहा जाता है कि वाक्य भेद को कहा जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ण है वो ही सबसे छोटी ध्वनि है। मैं पिछली वीडियो में इसको बता चुकी हूँ। और जो मैं ये प्रश्न दिए हुए मैंने इस वीडियो में, वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको देखिएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। वर्ण क्या, कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है। आगे चौथा प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति। संस्कृत वर्णमाला है जो, उसमें कितने वर्ण हैं कुल मिलाकर? कुल कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण है। कितने हो गए संस्कृत वर्णमाला में? वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, 50 सही। ठीक है, अब प्रश्न 5वां है, महर्षि पाणिने विचारानुसार संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति। जो महर्षि पाणिनि हैं उनके विचारानुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये पूछा गया। तो आपको 50 ऑप्शन दिया हो, 50 से 52, 63 64, 25 26 या फिर 49 50। तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि पढ़ने की जो शिक्षा है उनके अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 63 या 64 वर्ण हैं। वैसे तो 50 होते हैं लेकिन इनके अनुसार दिया हुआ है यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे? 63 और 64 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे 6वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृत वर्णमालायाम ह्रस्व स्वरस्यम संख्यास्ति। संस्कृत माला है जो, उसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 2, 4, 5 या फिर 9। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा। जो संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वर हैं जो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है? आ, ई, उ, री और ल। ठीक है, तो ये कौन से वर्ण हो गए? ह्रस्व वर्ण हो गए। कितने हो गए? 5। ठीक है, अब आगे देखें, आपका उत्तर जब 6वें नंबर का उत्तर हो गया सा सही। ठीक है, अब प्रश्न 7वां है, संस्कृत वर्णमालायाम दीर्घ स्वरस्य संख्यास्ति। जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि कुल संख्या कितनी है स्वरों की? 13 है। तो 5 तो निकल गए क्या? ह्रस्व स्वर। तो अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, कितनी है? 8 है। ठीक है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा द। 8 है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब प्रश्न 8 है,
एक मात्रक वर्ण कथ्यते, एक मात्रक जो वर्ण है उन किसको कहा जाता है? एक मात्रक वर्ण किसको कहते हैं? ह्रस्व को कहते हैं कि दीर्घ को कहते हैं कि प्लुत को कहते हैं कि व्यंजन को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्रस्व स्वर है उसको एक मात्रक वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है उच्चारित करने में, ठीक है। और जो द्विमात्रक होते हैं वो उसको दीर्घ कहते हैं, और जो प्लुत है उसको त्रिमात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ उत्तर क्या सही हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मात्रक वर्ण कथ्यते किसको कहा जाता है? ह्रस्व को कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है द्विमात्रक वर्ण कथ्यते। द्विमात्रक वर्ण है जो उनको क्या, कौन से वर्णों को द्विमात्रक वर्ण कहा जाता है? ठीक है, तो ह्रस्व है, दीर्घ, प्लुत या फिर व्यंजन। मैं इसके पहले ही बता चुकी हूँ कि जो द्विमात्रक होंगे वो कौन से होंगे? दीर्घ होंगे। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बा। तो एक मात्रक कौन? ह्रस्व, द्विमात्रक, दीर्घ और त्रिमात्रक प्लुत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न 9 के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा बा सही, ठीक है। कौन सा? बा, दीर्घ। दीर्घ वर्ण है जो वो क्या कहलाते हैं? द्विमात्रक भी कहलाते हैं, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है ओम वर्णे कति मात्रा संति। जो ओम वर्ण होता है उसमें कितनी मात्रा होती है? कितनी? 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। जब मैंने व्यंजन और स्वर बताए थे तो आपको मैंने उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया था कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व होते हैं उनको 1 मात्रा का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है बोलने में, और जो दीर्घ होते हैं उसको 2 सेकंड का समय लगता है, और जो प्लुत होते हैं उसको 3 सेकंड का लगभग समय लगता है बोलने में, ठीक है। तो जो ओम वर्ण है उसको देरी से बोलेंगे, और एक क्या है? प्लुत है, जिसमें कितनी? 3 मात्रा होती है। कितनी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 11 है अधो निर्दिष्टेषु स्पर्श कहा। जो नीचे दिए गए हैं वर्ण, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है या फिर स्पर्श वर्ण कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है अच्छे से, व्यंजन पढ़ा है, क, य, ई और वा। अब आपको पता होना चाहिए कि जी का है ये वर्ग में आता है, ठीक है, और जो या है ये अंतस्थ व्यंजन है, और जो ई है ये तो स्वर है, और वा है ये भी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो बचा क्या आपका? जी का बचा, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आ। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है, 5 वर्गों में से आता है, का वर्ग में आता है, क, ख, ग, घ, इंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर आ नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से स्पर्श वर्ण कौन सा है? का है, ठीक है। अब 12 प्रश्न है, प्रश्न 12वां है अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण अस्ति। तालव्य वर्ण कौन सा है? अब आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान वाली कविता याद आनी चाहिए। श्लोक दोहा जो था वो मैंने अच्छे से ट्रिक से बताया था, अब आपको यहाँ पर याद आ जाना चाहिए। तो तालव्य वर्ण क्या है? तालव्य, कौन सा? तालव्य। पहले तो वो आपको कविता याद आ जानी चाहिए। कौन सी थी वो कविता? अक्का विसर्ग कंठ राम, इचयस भी है तालु राम, और रिटस से जानो मूर्धा जी, लृतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में केवल वा दंतोष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, और नासिका से पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो वो कविता ये थी। तो आपको ये कविता सुनकर जरूर याद आ गया होगा। वैसे तो आपने पहले ही याद कर लिया होगा, लेकिन मैंने ये अभी बोली है कविता, इससे और आपको कंफर्म हो गया होगा। तो जो ये 12वां प्रश्न है इसमें देखें अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण अस्ति, ठीक है। मतलब कि जो तालव्य वर्ण है उस वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि तालु से क्या क्या बोला जाता है। आपको याद है इच, या और सा, इच यस। तो ई से क्या हो गया? ई, दोनों ई हो गए, ठीक है। और चा से क्या हो गया? पूरा का पूरा चा वर्ग हो गया, ठीक है। और या तो हो गया और सा भी हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ कुछ इनमें से कुछ दिख रहा है यहाँ ऑप्शन में। तो आ क्या है? जा है, बा क्या है? खा, सा नंबर है सा, पा, और दा है वाह, ठीक है। तो अब आपको ई तो है ही नहीं कहीं पर, या भी नहीं है, सा भी नहीं है। अब क्या बचा? सिर्फ चा वर्ग बचा। अब चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? जा मिल रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार? आ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चा वर्ग है वो पूरा का पूरा तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो चा वर्ग में आता है जा वर्ण, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आ। आपको कविता तो बिल्कुल भूलनी ही नहीं है, तुरंत आनी चाहिए। जैसे ही प्रश्न देखते हैं तुरंत माइंड में वो कविता याद आनी चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न 13 देखें जिह्वा मूल्य वर्ण अस्ति।
अब मैंने अच्छे से बताया है जिह्वांगुलीय कौन सा होता है, उपध्मानीय कौन सा होता है, तो आपको याद आ जाएंगे का है कि ला है कि र है कि पा है। ठीक है, तो जिह्वांगुलीय कौन सा है, का है। यहाँ पर ककार और खकार दो होते हैं जिह्वांगुलीय। ठीक है, और उपध्मानीय कौन कौन से होते हैं, पकार और फकार। यहाँ पर ककार और खकार होता है, तो का हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका, आ नंबर सही हो जाएगा। अब 14 है प्रश्न, दीर्घ स्वर अस्ति, दीर्घ स्वर अस्ति, जो नीचे दिए गए वर्ण है ऑप्शन में देखो कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो री है दीर्घ, कि ई है, कि र है, कि आ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्रस्व स्वर है इनमें से आ, ई, री ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और लरा भी आ जाता है। तो दीर्घ कौन सा है, बड़ी ई है ना, ये बड़ी ई, इसलिए दीर्घ क्या है यहाँ पर, बा नंबर सही हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, 14 का दीर्घ स्वर है ये ई। ठीक है, अब प्रश्न आगे देखें। 15वां प्रश्न है, ऊष्म वर्णा संति, जो ऊष्म वर्ण हैं वो हैं कौन कौन से। इसमें से जो प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ऊष्म वर्ण संति कौन सा है, ऊष्म वर्ण कौन सा है, हा है कि या है कि र है कि पा है। अब आपको देखना है ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो आपको ऊष्म वर्ण याद होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, हा, सा, शा, शा और हा, तीनों सा होते हैं और हा होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आ नंबर सही। ठीक है, कौन सा, हा। और अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, या, र, ल, वा होते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन सा, हा। ठीक है, अब प्रश्न 16 देखें, चा वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन, चा वर्गस्य, पूरा का पूरा चा वर्ग पूछ लिया गया है। जो चा वर्ग है वो कहाँ से उच्चारित होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपने पढ़ा है अच्छे से, कौन सा दोहा पढ़ा है, अकह विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालुराम। इचियस चा वर्ग आ गया ना, तो वो कहाँ से बोला जाता है, तालुराम। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा सही। ना ही कंठ होगा, ना ही दंत होगा, ना ही नस का होगा, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, तालु हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 17 देखें, अघोष वर्ण किम प्रत्याहारः भवति। जो अघोष वर्ण है वो किस प्रत्याहार में आता है। जब प्रत्याहार निर्माण के जो मैंने नियम बताए थे उनमें से कुछ प्रत्याहारों को भी मैंने बताया था, तो आपको याद होना चाहिए कि जो अघोष वर्ण हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, मैंने अच्छे से बताया था। तो जो अघोष वर्ण हैं वो हल में आते हैं कि खर में आते हैं कि जस में आते हैं कि फिर यण में आते हैं। तो खर जो प्रत्याहार था उसमें क्या आते हैं, पूरे के पूरे अघोष वर्ण आते हैं। और अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है वर्ग का। ठीक है, तो 5 2 प्रत्येक वर्ग में से 2 अक्षर वो हो गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। और सा हा मतलब तीनों सा आते हैं, तो कुल मिलाकर के 13 वर्ण हैं जो वो अघोष हैं। तो वो सब किस प्रत्याहार में आते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और आपको प्रत्याहार अगर आपसे नहीं आता है, आपने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा तो पहले उसको वीडियो को जाकर पूरा देखें, तो आपको पूरे प्रत्याहार कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न है 18, इत संज्ञा वर्ण भवति। इत संज्ञा वर्ण भवति। अब आपको मैंने इत संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि इत संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो इत संज्ञा क्या होती है, जो महेश्वर सूत्र होते हैं, तो प्रत्येक सूत्र का जो लास्ट वाला अक्षर होता है, अंतिम वर्ण होता है, वो क्या होता है, इत संज्ञा होता है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला वर्ण होता है उसमें क्या होती है, हलंत भी लगी होती है, तो वो क्या होता है, इत संज्ञा होता है। तो खा लास्ट में तो आता नहीं है, या भी नहीं आता है, माँ आता है, लेकिन माँ तो आता है, माँ भी नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आ नंबर अड़ा सही है। इत संज्ञा यहाँ पे वर्ण कौन सा है, अड़ा है। आपको पता होना चाहिए कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है वो, आ ई उड़, पहले सूत्र में आता है कौन सा, अड़ा इत संज्ञा। ठीक है, अब जो 19वां प्रश्न है उसको देखें, महेश्वर सूत्र संख्या अस्ति। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, महेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी है, 22 है कि 50 है कि 44 है कि 14 है। तो आपको पता होना चाहिए, इतने अच्छे से मैंने बताया है महेश्वर सूत्र, सबको पता होना चाहिए कि जो शंकर जी हैं उनने अपनी डमरू को कितने बार नाद किया था, 14 बार नाद किया था, तो 14 सूत्रों का निर्माण हुआ था। ठीक है, महेश्वर सूत्र आपको याद हो गए होंगे, मैंने बोला था कि याद कर लेना आपसे। ठीक है, अब 20वां प्रश्न है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अनुसार प्रत्याहारः संख्या अस्ति। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है जो, वो उनमें से प्रत्याहार कितने हैं उसके अनुसार
कौन से सिद्धांत के अनुसार? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44। अब आपके 20 प्रश्न हुए यहाँ पर कंप्लीट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपके 20 में से प्रश्न कितने सही हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।